हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अवशोषण संक्रमण, उत्सर्जन संक्रमण, आयनन विभव तथा उत्तेजन विभव ये सब पढ़े थे। तो आज हमको क्या देखना है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना। तो आप हेडिंग लगाओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम संक्रमण क्या होता है पता है? वहीं से देखो, वही सब जो आप पीछे पढ़े हो सब वही हमको लेके चलना। बस थोड़ा इनके बारे में बार बार जो छोटा छोटा बात करें, अब ये डिटेल में एक ही जगह बात करना है इसमें। तो संक्रमण में क्या होता है बताओ? संक्रमण में क्या होता है? कोई भी परमाणु को जब आप बाहर से ऊर्जा देते हो तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरते हैं। उसके बाद वापस वो निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आते हैं और वापस आते समय वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रम पता है ना क्या होता है? पता है स्पेक्ट्रम क्या होता है? नहीं पता? ऐसे कैसे? अरे आप पढ़े हो प्रिज्म द्वारा जब भी कोई श्वेत प्रकाश निकला है तो श्वेत प्रकाश जब फाइनली निकलता है तो क्या होता है? 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो आपको एक पैटर्न मिला, इसी पैटर्न को, अरे विबग्योर यही तो मिलता है ना, विबग्योर ये तो पैटर्न मिलता है आपको, इन्हीं को, ये तो आपका एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है। बोलो, तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? अब जरूरी नहीं कि स्पेक्ट्रम केवल प्रिज्म से ही प्रकाश निकले तो ही आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब हाइड्रोजन परमाणु ये नाभिक हुआ, ये उसके चारों तरफ के कोसे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है पहले कोष मान लो गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में गया, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो हो सकता है यहाँ से यहाँ आए, हो सकता है यहाँ से यहाँ जाए। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो उत्सर्जन वैद्युत चुंबकीय रूप में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, या यहाँ से यहाँ आएगा तो भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। तो इन ऊर्जाओं को एक किसी क्रम में आप रख दो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो चाहे आप प्रकाश को कलर के हिसाब से, तरंगों को उनके ऊर्जा के हिसाब से, उनके तरंगदैर्घ्य के हिसाब से, तरंग के पास ऊर्जा भी होता है, तरंग के पास तरंगदैर्घ्य भी होता है, तो आप ऊर्जा के हिसाब से या तरंगदैर्घ्य के आधार पे किसी एक क्रम में अरेंज कर दो तो वो जो पैटर्न मिलता है उसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पर कलर के हिसाब से आपको जो श्वेत प्रकाश निकला, यहाँ पर आपको वायलेट कलर मिलेगा, फिर आपको इंडिगो मिलेगा, फिर आपको ब्लू कलर मिलेगा, फिर आपको ग्रीन मिलेगा, फिर आपको येलो मिलेगा, फिर आपको ऑरेंज मिलेगा, फिर आपको रेड कलर। तो यहाँ पर कलर के हिसाब से एक किसी आर्डर में एक नहीं है, बोलो। और यहाँ पर आर्डर ही नहीं है। आपको पता है कि जब नीचे आप जाते हो तो आवृत्ति बढ़ती है और ऊपर आते हो तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तो यहाँ पर भी देखो तरंगदैर्घ्य या ऊर्जा के एक निश्चित क्रम में ही है। अरे नीचे जाने पर आपका ऊर्जा बढ़ेगा ना, और ऊपर जाने पे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, इससे ज्यादा तरंगदैर्घ्य इसका, फिर इसका, 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 ऐसे ऐसे होता रहेगा। ठीक है, तो जब ये भी तो क्या ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य के हिसाब से किसी न किसी क्रम में एक नए क्रम है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब जब तरंग को ऊर्जाओं को या जो भी प्रकाश होगा, प्रकाश, क्योंकि ये कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। आपको पता है विकिरण में केवल श्वेत प्रकाश नहीं आता है, विकिरण में कई प्रकार के विकिरण होते हैं, अवरक्त विकिरण होते हैं, पराबैंगनी विकिरण होते हैं, एक्स किरण होता है। तो किसी भी जो भी विकिरण होते हैं उनको ऊर्जाओं के आधार पे या तरंगदैर्घ्य के आधार पे आप एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम मतलब किसी आर्डर विशिष्ट, ज्यादा के क्रम में, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, किसी क्रम में जब हम बोल रहे हैं तो उस बात का मतलब क्या है? या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में आप रख दो तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब आएगा तो बहुत हाई हाई ऐसा मत, हाई भी मत सोचो। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? ऊर्जा या तरंगदैर्घ्य के आधार पे जब आप प्रकाश को, विकिरण को किसी एक क्रम में अरेंज कर देते हो तो इन ऊर्जाओं का जो क्रम मिलता है, इस विशेष पैटर्न जो मिलता है, इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आ गया ना? आपको स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन नहीं पूछेगा कभी, लेकिन आप बार बार अब स्पेक्ट्रम वर्ड यूज होगा तो आप समझना स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। ऊर्जा को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या जो भी आपको वैद्युत चुंबकीय विकिरण मिल रहा है, इनको तरंगदैर्घ्य के आधार पे या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में आप लिख दो तो आपको जो भी पैटर्न मिलेगा उसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब किस प्रकार का ऊर्जा मिलेगा? NH में ऊर्जा का फार्मूला आपको ख्याल है? बोलो। En बराबर न्यूमेरिकल के लिए आपको पता है, आप वैल्यू याद रखना, -13.6 Z/(d²/(N²). हमको किसके लिए बात करना है? हाइड्रोजन के लिए बात करना है। तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो En बराबर कितना हो जाएगा? -13.6/(N²). पक्का?
थोड़ा हाइड्रोजन की हमको जो काम है 4-5 कक्षा की काम है, तो आप हाइड्रोजन की चारों 5 कोष में ऊर्जा निकाल लो। ऊर्जा का मतलब n बराबर 1 रखोगे तो पहली कोष की ऊर्जा मिलेगी, n बराबर 2 रखोगे दूसरे कोष की ऊर्जा मिलेगी, n बराबर 3 रखोगे तीसरे कोष की ऊर्जा मिलेगी, n बराबर 4 रखोगे चौथे कोष की ऊर्जा मिलेगी, n बराबर 5 रखोगे तो पांचवें कोष की ऊर्जा मिलेगी। अब ऐसे बढ़ते जा सकते हो। तो आप रख के बताओ E1 कितना हो जाएगा। जब n का वैल्यू 1 रखोगे 1 का स्क्वायर बटे 1 -13.6 में 1 का भाग दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी पहली कोष की ऊर्जा कितनी हो जाएगी -13.6। पक्का, ठीक है। अब n बराबर 2 रखो तो -13.6 बटे 2 का स्क्वायर यानी 4। बोलो, तो अब एक काम कर सकते हो आप, दशमलव हटाओ बटे 0 कर दो। 2 से सरल करना है, 2 से पहली बात तो ये 4 से कटेगा नहीं, अच्छा 4 से भी कटा है तो 4 से ही सरल कर दो। 4 से सरल करो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 ते 12, बचा 1 16, 4 चौ 16, और यहाँ पर 10 आया, तो यानी जब नीचे 10 है तो यानी 10 के बाद 1 अंक लग जाएगा, यानी 3.4, लेकिन माइनस में। E2 बराबर कितना है, -3.4, यानी हाइड्रोजन परमाणु की जो दूसरी कोष की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, -3. तीसरे कोष के लिए लिखा लो, तीसरे कोष के लिए n का वैल्यू कितना रखना है, तो En फार्मूले से, तो E3 कितना आपको मिलेगा, -13.6 बटे 3 का स्क्वायर यानी 9। तो पहली बात तो 3 से तो ये कटेगा नहीं, 6 3 9 1 10, जब अंकों का योग 3 से कटता है तभी संख्या 3 से कटती है ना। तो आप 9 का भाग दे दो, कितना, दशमलव हटाओ 0 कर सकते हो ना। तो आप इस 10 को बाद में ऐसे अलग से रख लो, अरे बाद में हम लोग दशमलव लगा देंगे उसी हिसाब से। तो पहले आप 13.6 में यानी 136 में 9 का भाग दो, जब 136 में 9 का भाग दोगे 9 के 9, बचा कितना 4 46, 9 पचे 45, बचा कितना 1.0, 9 के 9, फिर बचा कितना 1.0, एक ही ऐसा आता रहेगा। तो यानी भाग देने के बाद ये कितना आया, माइनस, जब 136 में आपने 9 का भाग दिया 15.11 आया, लेकिन अभी नीचे 10 बचा है क्या, तो 0.1 अंक और इधर खींच सकेगा, यानी कितना जाएगा -1.511। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, -1.511। ठीक है, आप कहने के लिए 5-2 भी लगभग याद रख सकते हो, क्योंकि 1-1-1 ऐसे रिपीट होता जाएगा, हम इसको लगभग 1.52 भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब चौथे कोष के लिए निकालो। चौथे कोष के लिए क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 4, तो En बराबर -13.6 बटे 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 4 गुणे 4 ऐसे लिख दे, 4 गुणे 4 दशमलव होता है, इसको आप 10 को बैलेंस अलग से लिख लो, अभी बाद में देखेंगे इसको। 4 से तो कट रहा था, अरे पहले क्वेश्चन में ना जब 2 रखे थे तो ये कितना आया था, देखो जब 2 रखे थे तो ये 3.4 आया था ना, तो यानी कितना आ जाएगा 3.4 बटे 4, ये कैसे 3.4 आया, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, अभी दशमलव आप ये मत लगाओ, ठीक है। तो अब बताओ ये कितना आया था, 34 से तो आया था, 4 से भाग देके देख लो यार, 4 से कटोगे 4 थे 12 के 3 मतलब 3, फिर यहाँ पर कितना बचा है 1 16, 4 चौक 16, जब 136 में आपने 4 से काटा, 4 से काटा 34 बचा, और नीचे कितना बचा है 4, तो अभी 2 से भी तो कट रहा है, 17 दूना और मतलब और 2 से काटोगे गुणे 1 बटे 10, 17 में 2 का भाग दो, 2 8 16, बचा 1 दशमलव और 1 बचा है ना, नहीं 0, 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, समझ आया ना कैसे 8.5 आ रहा है। जब आप 17 में 2 का भाग दोगे, 2 8 16, बचा 1.0, 2 पच्चे 10, तो 8.5 आया, और अभी नीचे तो 0.1 अंक और शिफ्ट हो जाएगा, तो -0.85, या इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.85। एक कोष के लिए आप और निकाल दो, केवल E बराबर 5 रखो, यानी En बराबर E5 कितना आ जाएगा, -13.6 बटे 5 का स्क्वायर, दशमलव हटा 0 बढ़ा दे, चलो इस 0 को एकदम अलग से आप रख लो 10 को। अब 136 पर 25 आया, तो 136 में 25 का भाग दो, तो कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, बचा कितना 1, यहाँ पर कितना बचा 1.0, 25 चौके 100 ना, तो कितना बचा 10, 0.0, 25 चौके 100, 5.44, लेकिन जब बटे 10 करोगे 0.1 अंक खींच के और इधर आ जाएगा, तो यानी -0.544। दिक्कत तो नहीं है ना समझने में, तो ये आप याद भी रख लो, ठीक है। अगर पेपर में आएगा तो आपको लिखना पड़ जाएगा, निकालना पड़ जाएगा, हम तो कह रहे हैं कि आप याद रख लो, नहीं दिक्कत होगा याद रखने में ना, समझ लो अभी, ठीक है। तो अच्छा एक बात ही बताओ, चलो ये मान लेते हैं n बराबर क्या है 1, n बराबर 1 यानी पहली कक्षा, चलो n का वैल्यू इधर रख रहे हैं, थोड़ा जगह हमें चाहिए समझने के लिए, पहले आप समझो पूरा डिटेल में, फिर हम लोग लिखेंगे धीरे धीरे। n बराबर जब आप 1 रखे, E1 कितना आया आपका, देख बताओ -13, जब n का वैल्यू दो, इन दोनों के बीच गैप बताओ कितना है,
गैप यानी अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए क्या करते हो, फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हो ना। फिर डेल्टा ई बोल रहे हैं भैया, डेल्टा ई का मतलब यहाँ पर E2 माइनस E1 बोल रहे हैं। तो आप E2 की वैल्यू कितना है, -3.4, इसमें से घटा दो -13.6 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.4 प्लस 13.6, तो 13.6 में 3.4 को घटाओ, कितना आ जाएगा 2, 10.2, यानी इनके बीच में जो गैप है कितना है 10. यहाँ से कुछ सीखने का मिलेगा, ध्यान से समझते रहना। ठीक, अब इनके बीच में गैप निकालो, तो जब इनके बीच में गैप निकालोगे तीसरे में से दूसरे घटा दोगे तो -1.52, इसमें से आप घटाओगे -3.4 को, तो -1.52 माइनस माइनस प्लस 3.4, तो जब घटाओ कितना आ जाएगा 3.4 में से आप घटा दो 1.52, 0, 8, यहाँ पर बचा कितना 13, 8 5 13, फिर 2 1, 1.88, इनके बीच गैप कितना आया, बहुत कम गैप आ गया ना, तो इनके बीच गैप कितना है 1.88, कोई दिक्कत नहीं, गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब आप इनके बीच गैप निकालो, जब इनके बीच गैप निकालना होगा तो आप क्या करोगे, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो जब इतना माइनस इतना करोगे ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में से माइनस में घटाओगे, यानी आप सीधा 1.52 में 0.85 घटा दो ना, डायरेक्ट वैल्यू घटा के आप पता कर लो, तो घटाओ कितना आ जाएगा 7 5 12, और यहाँ पर 4 बचा, तो 8 6.67 ना, तो यानी कितना आ जाएगा 0.67। अब इनके बीच गैप निकालो, तो गैप निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दो, 0.85 में से आपको घटाना है 5 4 4, तो कितना आया 6 0 3, 306, यानी 0.306। तो क्या आपको एक चीज दिख रहा है, पहले दूसरे कोष के बीच में ऊर्जा में गैप बहुत ज्यादा है, फिर दूसरे तीसरे कोष के बीच में ऊर्जा का गैप बिल्कुल और कम हुआ, फिर गैप और कम हुआ, फिर गैप, तो ऐसे करते करते चले जाओगे, एक ऐसा टाइम है कि गैप 0 हो जाएगा, अरे कम होते होते 0 ही हो जाएगा गैप ना, तो यानी ठीक है। चलो इन ऊर्जाओं को पहले आप लिख लो, पहले कोष की ऊर्जा कितनी आई 10.2, दूसरे कोष की ऊर्जा कितनी है 1.88, तीसरे कोष की ऊर्जा कितनी आई है, सॉरी 10, गैप नहीं, हम ऊर्जा बताना है ना, पहले कोष की ऊर्जा कितनी है -3.6, दूसरे कोष की ऊर्जा कितनी है -3.4, तीसरे कोष की ऊर्जा कितनी है -1.5, सीधा याद रख लो, 1.52, चलो बोल लो, चौथे कोष की ऊर्जा कितनी है -0.85, 0.85, और पांचवें कोष की ऊर्जा कितनी है -0.544। ठीक है, तो अगर हम इन ऊर्जा स्तरों को बनाए, ध्यान से देखना, तो ये आपकी पहली, अब जब आप इसके बाद दूसरे ऊर्जा स्तर, हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर यानी ये पहला आपका ऊर्जा स्तर है, ये फिर दूसरा स्तर है, इस दूसरे कोष की ऊर्जा जो है कितनी है -3.4, देखो इनके बीच में गैप ज्यादा है, आपने देखा ना जैसे जैसे आप गैप दोनों के बीच में कम और कम गैप कम होता जाता है, तो अब जब आप तीसरे कोष बनाओगे तो इससे इनके बीच जितना गैप है उससे थोड़ा कम ही गैप रखोगे, यानी लगभग कुछ इतना मान ले, गैप कम हुआ ना कुछ, तो ये तीसरे कोष है, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी -1.52। अब जो चौथी कोष होगी, अब इनके बीच के गैप से और कम गैप बनाना, यानी कुछ लगभग इतना, ये गैप इससे कम है ना, ठीक है, देख समझ लेना थोड़ा बहुत। E4 का वैल्यू कितना आ जाएगा -0.85। ठीक है, अब जो गैप, हाँ देखो चौथे कोष की है ना, अब गैप और कम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आपका कौन सा कोष है पांचवा कोष, तो पांचवें कोष की, या एक काम करो हमको लगभग 6-7 कोष का लिख दे, क्योंकि अभी आगे हमको 5-6 सीरीज पढ़ना है, आप क्लास 11 में पढ़ोगे, नाम सुनोगे लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फ्रुंड ना, फिर उसके बाद हम्फ्री भी होता है ऐसे आगे, लेकिन हमें कम से कम तो लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट और फ्रुंड 5 तो करना ही है। तो 5 करने के लिए देखो, जब अभी सभी स्पेक्ट्रम जब पहले में आएगा तो ये दूसरे में आएगा, फिर तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, पांचवें में आएगा, तो आप एक काम करो केवल 2 और निकालो ना, हम जैसे 5 तक निकाले, 2 और कम से कम आप 7 निकाल लो, तो फिर अगला जो होगा गैप और कम हो जाएगा, तो गैप और कम करने के लिए चलो हम लगभग इतना बना दे, देखो गैप कम हुआ ना, तो आपका क्या हो जाएगा E6, अगले वाले में गैप और कम हो जाएगा, तो जब गैप और कम हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा E7, ये आपका E6 है और ये आपका E7, ठीक है E7, तो E5 तो आप निकाले ही हो -0.544, केवल E6 और E7 भी निकाल लो, कैसे निकालोगे E6 और E7, फार्मूला वही पता है ना, -13.6 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यानी
36, तो 10/1/10 सरल कर दे। 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और इवन तो ये तो 8 से भी कट रहा है ना, नहीं 4 से काटो पहले, तो ये कितना हो जाए, 4 3 12 16, 4 8 सॉरी 4 चौक 16, 34 आया। और जब 4 से इसको काटोगे 9 चौक 36। अब ये 4 3 7, 9 से 3 से नहीं कटेगा, तो ठीक है आप भाग दे लो फिर। तो 34 में जब 9 का भाग दोगे 9 3 27 ना, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 27 कितना आ जाएगा 7.0, 9 3 7 9 चौक 9 25 45 9 चौक 54 9 7 63, 72 ज्यादा हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा 7.0। तो लगभग ये 3.77, क्योंकि जब 7 आ गए तो वही रिपीट हो जाएगा। लेकिन अभी जब 1/10 करोगे दशमलव इधर खिसक जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -0.377। बोलो। तो और एक चीज देखो, हम इसको लगभग 5 4 ही लिख देते, इसको हम लगभग 3 7 ही लिख देते, ठीक है। दशमलव बाद मैक्सिमम 2 अंक लेके चलेंगे, अरे 3 अंक दशमलव बाद मत लेके चलो, दशमलव बाद 2 अंक बहुत है, तो कोई दिक्कत नहीं है 5 छठवें की ऊर्जा समझने में। अब ऐसे आप 7वें की ऊर्जा निकालो, तो जब 7वें की ऊर्जा निकालोगे 7 7 49, यानी -13.6/49। जब 49 का भाग दोगे, ये 10 अपना अलग से लिख लेना, इसमें भाग दो, 136 में 49 का भाग दो, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, लगभग तिक्के ज्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 लेके चलो, 9 दूनी 18 के 8 हाथ से लगाए, 4 दूनी 8 1 9, जब घटाओगे कितना आ जाएगा 8, और फिर यहाँ पर कितना बचा 12 3 ना, दशमलव बढ़ाओ 0, 9 चौक 36 9 5 9 चौक 36 ना, तो 9 चौक 36 की 6 हाथ से लगा 3, 4 चौक 16, अरे बाप रे बाप बहुत कम हुआ ना। आपको 4 से करना है, तो 7 चौक 28, 8 चौक 32 ना, लगभग 8 लेके जाओ, तो 9 8 72 की 2 हाथ से लगा 7, 8 चौक 32, और 32 7 39, थोड़ा सा ज्यादा हुआ, बहुत अंतर नहीं है। अरे नहीं अंतर ना, लगभग 2.7 होगा, तो 7 और 8 रहेगा, लगभग उसको 8 ले सकते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा तो ये 2.8 है, अरे लगभग 2.8 ही आएगा ना। कितने का अंतर है इसमें, 12 का अंतर है। आपका मन करना है चलो 7 ही कर दो, तो बताओ 7 कितना हो जाएगा, 9 7 63, 3 हाथ से लगा 6, 7 चौक 28, और 28 6 6 6 12 13 14 34, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 घटाओगे 7, और 7 में से 4 घटाओगे 3 37। अब ज्यादा अंतर है, तब अंतर कम था ना, तो बाकी 0 है, तो फिर अपना ऐसे चलते रहो, लगभग 2.7 आ गया, गुणे 1/10 करोगे 0.1 अंक और खिसक जाएगा, यानी 0.27, तो लगभग कितना जाएगा -0.27, ठीक है। तो आप इसमें जितना याद रख पाना रख लो। अब ध्यान से देखो, फिर इसके बाद ऐसे ऊर्जा अंतर और कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे और कम, फिर एक ऐसा आएगा एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बढ़ के समझ लेना उतना, अपना आपके पास स्केल वो सब रहेगा, तो आप एकदम कम करके समझ लेना, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी कोस है, n बराबर 1, ये आपका n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, ठीक है। ठीक, और फिर आके आपका n बराबर 8, और ये लगभग हम ऐसे आप पूरा लिखोगे नहीं, ऐसे डाट डाट कर देना। अब इसको क्या बोलते हैं, n बराबर इनफाइनाइट, अनंत ऊर्जा स्तर हो जाए। तो अब आपको पता ये हम बनाए क्या, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर बनाए हैं, उनके ऊर्जा स्तर का आरेख बनाए। अब जब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नॉर्मली पहले कोष में होता है, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस कोष में होगा, पहले कोष में होगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर से ऊर्जा दिए, तो बाहर से ऊर्जा पाने के बाद वो क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। अगर आप अभी आपने अंतर निकाल के दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, तो इनके बीच में कितना अंतर आया था, इनके बीच में जो अंतर आया था कितना आया था 10.2 का। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 जूल का ऊर्जा दोगे, कितने जूल का ऊर्जा दोगे, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना ऊर्जा दिए, और आपको हम बताएंगे किसी भी कोष में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उस कोष की ही जो ऊर्जा होती है वही उस कोष में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो अगर पहले कोष की ऊर्जा -13.6 है, तो पहले कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन गत करेगा उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होगी -13.6। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को आप 10.2 जूल की ऊर्जा दोगे, तो शुरुआत में इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी थी -13.6, आपने एक्स्ट्रा 10 जूल का ऊर्जा दिया, तो अब इसकी टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी -10.2 का ऊर्जा दे दो ना, 10.2 का जब ऊर्जा दोगे तो कितना आ जाएगा -3.4। अरे प्लस है ये माइनस है,
तो जब 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा, 13 में से 10 घटाओगे 3 बचेगा। बात समझ आ रहा है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो पहले कोष में था उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी थी, -3.6। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 जूल का ऊर्जा दे दे तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, -3.4। तो यानी अभी यहां पर नहीं बैठेगा, ये यहां पर चला जाएगा। अगर आप इन दोनों के अंतर के बराबर ऊर्जा दोगे तो यहां से यहां जाएगा, आप इन के अंतर के बराबर ऊर्जा दोगे तो यहां से यहां जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो यानी कुछ विशेष ही प्रकार के, पहले या तो 10.2 का ऊर्जा पाएगा, फिर उसके बाद इन दोनों का जो अंतर आएगा वही ऊर्जा अवशोषित, उसके बीच की ऊर्जा का अवशोषित नहीं करेगा, और आप ये पहले से ही पढ़ चुके हो। तो अब जब ये एक बार उच्च ऊर्जा स्तर में गया तो वहां पर रुकता ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, स्टेबल अनस्टेबल खूब पढ़ते हो, अस्थाई अस्थाई। तो जो अस्थाई, अस्थाई का मतलब क्या है, कोई भी चीज खुद को अस्थाई रखना चाहता है। अरे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है कि नहीं त्यागना चाहता है, तभी तो Na+ के फॉर्म में रहता है वो। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो बाटम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ज्यादा अस्थाई हो जाता है। तो कोई भी चीज जो अस्थाई नहीं होता खुद को क्या बनाना चाहता है, उसके लिए चाहे अस्थाई बनाने के लिए चाहे उसको इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, दोनों चीज होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग के भी कुछ चीज अस्थाई होते हैं, और जैसे क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थाई होता है, Cl-। तो इस बात का मतलब क्या है, अगर जब ये यहां से यहां जाएगा तो उच्च ऊर्जा स्तर में इसकी हैसियत यहां तक थी, जब यहां पहुंचा दोगे तो पचा नहीं पाएगा। कहने का मतलब वहां पर वो अपने आप को अस्थाई फील करेगा। अस्थाई होने का मतलब खुद को अस्थाई करना चाहेगा, अस्थाई करने का मतलब वापस फिर आएगा। कितने समय बाद, 10⁻⁸ सेकंड बाद। तो जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दोगे तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, लेकिन वहां पर सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक वापस रुकेगा, और 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो फिर से पहले कक्षा में आएगा। अब ध्यान सुनना, तो हमको हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, हमको कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ना है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अरे स्पेक्ट्रम बोलो संक्रमण बोलो, यहां पर अब लगभग बात एक ही चलेगा। संक्रमण का मतलब आपको पता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना ही संक्रमण कहलाना है। अगर अवशोषण करके एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो अवशोषण संक्रमण, और जब वापस आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इसको उत्सर्जन संक्रमण बोलते हैं। तो हमको अवशोषण नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब मान लिए कि ऊर्जा अवशोषित करके एक जगह से दूसरी जगह गया, तो अब वापस कैसे कैसे आएगा। तो हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर गया हो तो यहां से यहां वापस आ सकता है, या यहां से यहां वापस आ सकता है, या यहां से यहां वापस आ सकता है। अरे जिस कोष में गया होगा उसी हिसाब से वापस आएगा। फिर यहां से यहां वापस आ सकता है, फिर यहां से यहां वापस आ सकता है, फिर यहां से यहां वापस आ सकता है, फिर ऐसे लगभग करते करते चले जाओगे, अनंत से यहां वापस आ सकता है। पक्का, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां वापस आ सकता है, 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 और फिर ऐसे ऐसे करते हुए यहां से यहां वापस। फिर इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा अवशोषित करने के बाद यहां से यहां पहुंचा है तो यहां से, सॉरी अब यहां तो हो गया ना, अगर यहां पहुंचा तो यहां से यहां वापस आ सकता है। अगर यहां से यहां पहुंचा है तो यहां से यहां भी वापस आ सकता है, फिर यहां से यहां वापस आ सकता है, फिर यहां से यहां वापस आ सकता है, ऐसे ऐसे करते चले जाओगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां, फिर ऐसे ऐसे यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर ऐसे अनंत से यहां, फिर ऐसे यहां से यहां, यहां से यहां, फिर ऐसे ऐसे करते जाओगे अनंत से। इतनी सभी संभावनाएं नहीं संभावनाएं हैं और इलेक्ट्रॉन का वापस आने का। जैसे मान अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, सीधा आपने उसको ऊर्जा दिया, उस ऊर्जा का उत्सर्जन करे, मान लो 7वें कोष में गया, तो 7वें कोष से वो देखो 6ठे कोष में आ सकता है, फिर 6ठे से वो 5वें में आ सकता है, फिर 5वें से वो चौथे में, चौथे से वो तीसरे में, तीसरे से दूसरे में, फिर दूसरे से पहले में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इतने प्रकार का ऊर्जा आपको मिलेगा। या हो सकता है कि डायरेक्ट 7वें में आपने भेजा है ना, तो 7वें से डायरेक्ट 6ठे में ना आके किस में आ जाए, 5वें में। तो देखो 7वें से 5वें में चौथे में आने का ये सुविधा है। या तो यहां आएगा तो यहां से आने, मतलब आप जितने भी संभावना है सभी संभावनाओं के यहाँ पर आप कोई भी सोचो, हर प्रकार आप यहाँ पर मिल जाएगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहले कोष में आएगा या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो इतने ही प्रकार से वापस आ सकता है। तो जैसे आप एक बाल को सीढ़ी से फेंक दो तो हो सकता है बाल टप्पा खा के सीधा नीचे चला जाए, या टक टक करते हुए धीरे धीरे, तो जरूरी थोड़ा है कि 6ठे सीढ़ी से डायरेक्ट पहले सीढ़ी पाएगा, 6ठे से चौथे पा सकता है, फिर दूसरे पे फिर एक पे आ सकता है, 0 फिर ग्राउंड पा सकता है, 6ठे से डायरेक्ट दूसरे पा के फिर पहले पा सकता है,
वो तो अलग अलग संभावना है ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को भी समझो, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो इतने प्रकार से वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होगा, या जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होगा, यानी किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो क्या ऊर्जा का उत्सर्जन किया होगा? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन 10⁻⁷ सेकंड बाद जब नीचे आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए आता है नीचे, क्योंकि ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तभी तो उसका ऊर्जा कम होगा और वो निम्न कोश में आ जाएगा। तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उस ऊर्जा को ही हमने एक क्रम में लिखा है। यही आपका क्या है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का यही लगभग स्पेक्ट्रम है ना, लेकिन ये क्या है आपका? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊर्जा के आधार पर ये बनाया। बात समझ में आ रहा है? अब आपको ये दिक्कत है, पूछे जाएगा। अच्छा पहले कुछ इसको सुन लो। यहां पर जो ये आपको लाइन मिला, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। कैसा स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। ये जो आपको लाइन मिला, इन सभी लाइन को, यानी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले कोश में आता है, तो ये जो लाइन का समूह मिला है, जो आपको ये श्रेणी मिला है, इन श्रृंखलाओं को हम क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। इसको बोलते हैं बामर श्रेणी। इसको बोलते हैं लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, पाश्चन श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। फिर फुंड, फिर इसको हम्फ्री ना, ऐसे आपको आगे चलता रहेगा। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। याद हुआ नाम? अरे नाम याद करने में कितना दिक्कत है। लाइमन श्रेणी, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। नहीं हम्फ्री तक याद होता है तो कम से कम आप पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड तक तो याद ही कर लो। अरे फुंड तक याद कर लो, और हम्फ्री में फिर क्या दिक्कत है, उसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। और एक चीज याद रखो, मतलब यहां पर समझो, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से इस कोश में आया, 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 यानी किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से अगर पहले कोश में आया है, तो जो भी वैद्युत चुंबकीय तरंग का वो उत्सर्जन किया है ना, वो सभी वैद्युत चुंबकीय तरंग पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ा है। किस क्षेत्र में पड़ा है? क्योंकि आपको पता है ना, पराबैंगनी, जैसे आप पढ़ते हो क्लास 10th में, जब आप पढ़ते हो प्रकाश का गुण, तो उसमें आप पढ़ते हो ना, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, या किसी बुक में 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, यही तो पढ़ते हो ना। तो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो किस क्षेत्र में आता है? वो प्रकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है ना, विकिरण बहुत सारे होते हैं, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त विकिरण, एक्स-रे, गामा विकिरण, ऐसे ऐसे बहुत सारे विकिरण होते कि नहीं होते? तो उनमें से हमको दिखाई कौन देता है? केवल दृश्य वाला। कौन सा दिखाई देता है? केवल जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 के बीच में। जिसका तरंग दैर्घ्य किससे किसके बीच में होता है? 4000 से 8000 के बीच में, तो वही हमको दिखाई देता है। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो हमको दिखाई देता है बस वही है जो, क्योंकि आपको जो पराबैंगनी किरण होते हैं होता तो वो भी है, लेकिन आप पराबैंगनी किरण अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख पाओगे। और रक्त विकिरण भी होता है, इसको भी आप अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख पाओगे, लेकिन होते तो ये सभी है। तो जो तरंग दैर्घ्य दृश्य क्षेत्र में आता है, यानी जो 4000 से 8000 के बीच में आएगा, वही आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है ना? या 3800 से 7800 के बीच में जो होगा वही आपको दिखाई देगा। तो अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा, तो जिस प्रकार का तरंग दैर्घ्य वाला जिस प्रकार के तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करेगा, या जिस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा, उसका तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 के बीच में ही होता है। इसीलिए सबसे पहले जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसका खोज किसने किया था? बाबर ने। क्योंकि इस श्रेणी में जितने तरंग दैर्घ्य आते हैं वो किस में आते हैं? दृश्य प्रकाश क्षेत्र में। किस में आते हैं? दृश्य प्रकाश क्षेत्र में। और ये किस में आते हैं? पराबैंगनी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पराबैंगनी क्षेत्र। और ये इसके बाद जितने होते हैं ये सब अवरक्त विकिरण क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? अवरक्त विकिरण क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन केवल इसमें से इसमें ही उत्सर्जन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यहां से यहां भी हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण यहां से यहां भी हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ये वाला भी होगा, लेकिन सबसे पहले दिखाई बामर को क्यों दिया? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में हुआ है, तब आपको वो दिखाई दिया था, नॉर्मल आंख से ही दिखाई दिया था। तो सबसे पहले ये देख लिए, और ये बोला जाता है कि इसका खोज किसने किया? बामर ने। और किस सन में? 1885 से। बहुत दिन की बात नहीं है, थोड़ा पहले है। 1885 कितना पहले है? तो 1885 ईस्वी में बामर ने सबसे पहले ये देखा क्या? इन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो
ये पूरी काली पृष्ठभूमि पे देखे इन्होंने कुछ चमकीले चमकीले इनको, जैसे जब हाइड्रोजन परमाणु के गैस भर के, जैसे मान लो यहाँ पर समझना, मान लो ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का एक कोई भी चीज था, इसमें जब हाइड्रोजन परमाणु, आप जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही लो, कोई भी चीज का आप गैस भर दो, जब इसमें आप प्रकाश या किसी प्रकार से ऊर्जा निकालोगे, जब ऊर्जा भेजोगे तो इसमें इस सभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, फिर जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे फिर वापस लौट के निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे, जब निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आएंगे तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेंगे कि नहीं, उत्सर्जन करेंगे। जब उसको आप देखोगे तो वहां पर आपको एक पैटर्न दिखेगा कि नहीं, रंगों का पैटर्न दिखेगा। तो यहाँ पर देखे कि ये पहला पैटर्न कब प्राप्त हुआ, दूसरा पैटर्न कब, ये तीसरा चौथा पांचवा ये कब मिला, तो उसके ऊपर देखें जब अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले तीसरे से दूसरे में आया होगा तो आपको एक पैटर्न मिला होगा, फिर जब इसमें से इसमें आया तो आपको दूसरा पैटर्न मिला है। तो उनको दिखा कौन सा, सिर्फ वही दिखा जिसमें परमाणु तीसरे से चौथे से पांचवें से छठवें से या उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आए हैं, दूसरे में। क्योंकि जब उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में आता है तो आपको जो भी लाइन मिलता है वो दृश्य होता है, तो दृश्य होता है तो देख लिया गया। फिर बाद में जब इस पे और रिसर्च किया गया तो ऐसा देखा गया कि भाई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन दूसरे से मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में, ऐसा भी तो हो सकता है कि उच्च ऊर्जा स्तर से पहले में आया। तो इसको कौन देखा था, लाइमन ने, इसलिए इस पूरी श्रेणी को क्या नाम दे दिया गया, लाइमन श्रेणी। और ये किस क्षेत्र में आता है, पराबैंगनी क्षेत्र में। और फिर इसी प्रकार से इसका जब उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे में आने वाले को पास्चर ने देखा, फिर ब्रैकेट ने देखा, फुट देखा, जो देखा वही उनके नाम पे इस पूरी श्रेणी का क्या हो गया, नाम हो गया। लेकिन ये सभी किस में आया है, अवरक्त विकिरण में। आप सबको भी अगर अपना नाम करना है तो कोई एक श्रेणी निकाल लो। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, यही ओवरऑल आपका किसका है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। लेकिन ये बात इतने पे नहीं खत्म होगी, अब आपसे ये भी पूछा जाएगा मतलब न्यूमेरिकल में कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन किया, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के पास तरंग दैर्ध्य होगा, अरे तरंग है तो तरंग दैर्ध्य होगा, तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा। जब यहां से यहां आएगा तब तरंग दैर्ध्य कितना होगा, जब यहां से यहां आएगा तब तरंग दैर्ध्य। तो किसी के लिए भी किसी भी लाइन के लिए आपको क्या पूछ सकता है, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य निकालने का फार्मूला पता है, अरे दो फार्मूला आपको पता है, क्यों भूल रहे हो, अरे ये मत मिटाओ, ये तो आपके काम के लिए। -3.6 ख्याल करो, आपको पता है ना लैम्डा बराबर 1 2 3 4 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा E। लेकिन ये किस में आता है, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, तो फिर आपको ये किस में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में। किस में मिलेगा, पक्का। अरे ये सब जो मिले ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो मिले हैं, ये सब किस में मिले हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्योंकि जो फार्मूला है आप किस फार्मूले से निकालो, En बराबर -13.6 बटे n²। और आपको पता है जब इस फार्मूले से निकालते हो तो आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलते हैं। तो अगर आप इन दोनों के ऊर्जा का अंतर सीधा रख दो डेल्टा ई, डेल्टा ई का मतलब इन दोनों का ऊर्जा अंतर, डेल्टा ई का मतलब ऊर्जा में अंतर। इन कोषों के बराबर ऊर्जा का अंतर रखोगे तो आपको जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो इन दोनों कोष का ऊर्जा का अंतर रखो, सीधा लैम्डा का वैल्यू पा जाओ। यहां से जब यहां इलेक्ट्रॉन आया तब वैद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन किया होगा, तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा, इन दोनों के ऊर्जा का अंतर रखो, तरंग दैर्ध्य पा जाओ। या तो एक तरीका ही है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ऊर्जा निकालना पड़ेगा। और अगर ऊर्जा याद कर रहे तो याद ही है, नहीं याद कर पाओगे तो फिर दूसरा फार्मूला आपको पता है क्या, ख्याल करो 1/λ = R। हाइड्रोजन परमाणु बाकी तो होता है Z², लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का वैल्यू कितना रखते हैं, 1। और 1/N1² - 1/N2²। ख्याल है कि नहीं, ख्याल है फार्मूला। और वहां पर आपको बताया R का वैल्यू मत याद रखना, क्योंकि जब आप गुणा भाग करोगे तो 1/R रहेगा, 1/R का वैल्यू 911 याद रखने के लिए बोले। तो इस फार्मूले से क्या तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो बताओ, अभी केवल अभी समझो, अभी कुछ लिखवा नहीं रहे, अभी केवल आप एक बार समझ लो फिर लिखवाने की तो हो ही जाएगा। लाइमन श्रेणी के लिए जैसे लाइमन श्रेणी में दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, कहीं से पहले में आ सकता है। तो हर जब यहाँ ये इसके लिए भी आपको एक कुछ तरंग दैर्ध्य मिलेगा, इसके लिए भी कुछ तरंग दैर्ध्य मिलेगा, सबके लिए कुछ कुछ तरंग दैर्ध्य मिलेगा। तो लाइमन श्रेणी का तरंग दैर्ध्य कैसे निकालोगे, क्योंकि N1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आ तो रहा है 1 में, चाहे 2 से आए, चाहे 3 से आए, चाहे 4 से आए, चाहे 5 में। लाइमन श्रेणी के लिए आ तो 1 में ही रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो N1 का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 1। यानी लाइमन के लिए हम किस फार्मूला का यूज करेंगे, 1/λ = R × 1/1² - 1/N2। 1 का स्क्वायर वैसे पैटर्न बनाने के लिए, वरना हम याद क्या लिख सकते हैं, केवल 1 का स्क्वायर करो 1 ही आ जाएगा। और N2 का वैल्यू आपको रखना, N2 यानी अगर दूसरे से आएगा तो N2 का वैल्यू 2 रखना, तीसरे से आ रहा है तो N2 का वैल्यू 3 रखना। पसंद आया। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ = फार्मूला ये तो ना R × 1/N1² - 1/N2²। तो अगर बामर के लिए N1 का वैल्यू तो फिक्स हो गया, 2 में ही आएगा। अरे जब 2 में आएगा तभी तो बामर सीरीज आएगा,
अब आए चाहे 3 से आए 4 से आए 5 में जहां से आएगा, तो जहां से आएगा वहां पर इनटू का वैल्यू रखेंगे। तो क्या इस प्रकार पार्शियल के लिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट के लिए यहाँ पर, बाकी सबके लिए कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अच्छा, कभी कभी आपको ये पूछता है कि बताओ लाइमन श्रेणी में सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य कब मिलेगा और लाइमन श्रेणी में सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य कब मिलेगा। ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा यही तो है, और सबसे बड़ा ये है। अरे लाइमन श्रेणी का बात हो रहा है, आप ये मत देखो कि यहां पर सबसे छोटा मिलेगा ना, ये नहीं, लाइमन श्रेणी में सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य कब मिलेगा, ये वाला कि ये वाला। ये तो सबसे बड़ा वाला तरंग दैर्ध्य है और ये सबसे छोटा वाला है। अच्छा, ये वाला सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा मिलेगा, क्यों? फार्मूला ध्यान से देखो, लैम्डा का फार्मूला सीखियो, याद है 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी एनर्जी गैप जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य जितना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो एनर्जी गैप तो केवल इतना होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण यहां से यहां हुआ तो एनर्जी गैप इतना, तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य अपने आप कम हो जाएगा। यानी संक्रमण सबसे बड़ा वाला दिख रहा है, ये सबसे बड़ा वाला संक्रमण है, लेकिन इसी संक्रमण में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य मिलेगा, क्योंकि इस संक्रमण में ऊर्जा गैप सबसे, यहां से यहां इतना ऊर्जा गैप आपको लोगे ना, तो ऊर्जा गैप जितना ज्यादा होगा तरंग दैर्ध्य उतना कम होगा। तो अगर कभी आपको पूछेगा कि लाइमन श्रेणी का सबसे छोटा यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य बताओ, तो सीधी सी बात है, आप कहां से संक्रमण कराओगे, अनंत से लेके पहले में। यानी जो आप ये फार्मूला जानते हो, उस केस में अगर आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है, जैसे मान लो हमको ऊर्जा नहीं पता है, नहीं ऊर्जा याद है, तो आपको फार्मूला इसी फार्मूले से 1/λ इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही तो निकालोगे। तो n1 का वैल्यू कितना रखना है, 1, क्योंकि लाइमन के लिए तो n1 का वैल्यू 1 ही होगा, तो इसके जगह कितना रखोगे, 1 का स्क्वायर, और n2 का वैल्यू कितना रखोगे, इनफाइनाइट, क्योंकि संक्रमण जब इनफाइनाइट से 1 होगा, जितना बड़ा संक्रमण उतना छोटा तरंग दैर्ध्य। समझ में आया? तो अब हल कर लो ना, हल करोगे जो भी मिलेगा आपको वही क्या हो जाएगा, और ये कितना आएगा, ये तो बहुत सरल है, r 1/1 ही होगा, और 1/इनफाइनाइट 0 0, तो यानी लैम्डा बराबर 1/r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे इधर पलटोगे तो यही पलट जाएगा, और 1/r का वैल्यू आपको पता है 911, यानी ये इस संक्रमण में, यानी जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट कोष से पहले कोष में आएगा, उस समय जो आपको तरंग दैर्ध्य मिलेगा वो कितना मिलेगा, 911 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसके लिए आप निकाल लो, क्योंकि यहां पर ये संक्रमण सबसे छोटा है, लाइमन श्रेणी के लिए सबसे छोटा है, लाइमन श्रेणी के लिए सबसे छोटा संक्रमण ये है ना, 2 से 1 में आ जाए। इस संक्रमण में जब इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष से पहले कोष में आएगा तो भी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो कितने ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, कितने तरंग दैर्ध्य वाले ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो अगर हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए आओ, यही फार्मूला आपके पास है, बताओ 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो दूसरे से पहले में होना है, तो यानी 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का वैल्यू 1 रखना है और n2 का वैल्यू 2 रखना है। तो कितना आ जाएगा ये 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना 4, तो 1/λ इक्वल टू r इंटू 4 में से 1 घटाओगे 4 माइनस 1/4, यानी 4 में से 1 घटाओगे 3/4 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं है? 3/4 कैसे, 4 1 के 4 माइनस 1 1 4 में से घटाओगे 3/4, तो यहां से बताओ लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 4/3r, 4/3 1/r, अरे ये पलटोगे तो r बटे कुछ नहीं तो 1 है तो 1/r हो जाएगा, और 3/4 को पलटोगे 4/3 आ जाएगा। अब आपको पता है 1/r का वैल्यू कितना होता है 900, लेकिन बताया था जरूरत पड़ने पे 912 भी लिख देंगे हम, क्योंकि 3 से कट रहा है, 3 से कटा तो इसलिए 900, तो 1/r की जगह हम कितना रख देंगे 912। अभी क्वेश्चन करवाएंगे न्यूमेरिकल ना, वो दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9, फिर 0 3 4 12, 4 6 16 की 6 से लगाए 4 0 0 1 4 3 12, तो देखो आयक नहीं इससे ज्यादा, तो ये कितना आया ये तरंग दैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम। यानी लाइमन श्रेणी में सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम का मिलता है, और लाइमन श्रेणी में सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य 900। तो यानी हम आप ये भी बोल सकते हो अब इनके बीच में जितने भी तरंग दैर्ध्य होंगे सब इन्हीं के बीच में होंगे कि नहीं होंगे। यानी आप ये भी बता सकते हो कि जो लाइमन श्रेणी होता है उसमें प्राप्त तरंग दैर्ध्य 911 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम के बीच में होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे बामर के लिए भी बता सकते हो। तो बामर के लिए सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य कब मिलेगा, ये वाला ना, ये वाला, जितना छोटा संक्रमण उतना बड़ा तरंग दैर्ध्य। तो आप ये तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो कितना होगा, अरे कैसे, n2 का वैल्यू 3 रख दो, n1 का वैल्यू 2 रख दो,
और आप ये भी निकाल सकते हो अनंत से 2 के लिए, आप इसमें भी तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो, ये भी तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो। इस प्रकार आप सभी तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बोलो। तो इस प्रकार इतना जब आप कर लोगे तो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्टिंग यही से करना है कि जब लिखोगे कैसे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दिया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, लेकिन सिर्फ वह 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकता है और वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय वह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सन 1885 ईस्वी में बामन ने सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए क्या देखा कि एक काली पृष्ठभूमि पे हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कुछ कुछ चमकीले रेखाएं मिल रहा है। और इन चमकीली रेखाओं में अभी हम कल एक चीज और देखेंगे कि पहले देखो इनके बीच में गैप निकालो, फिर इनके बीच में गैप, फिर और गैप निकालोगे तो धीरे धीरे गैप क्या हो जाता है, कम होता जाएगा। गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जो पहली लाइन है वो सबसे ज्यादा चमकीली, फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे उनके बीच में गैप भी कम होता जाएगा और उनका चमकीलापन भी कम होता जाएगा, यानी जो पहली लाइन होगी सबसे अधिक चमकीली मिलेगी। अरे दृश्य में ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ हमको बहुत ज्यादा चटक दिखाई दे, कुछ हमको थोड़ा कम चटक दिखाई दे, यानी उसकी तीव्रता कुछ कम हो, कुछ एकदम धूमिल दिखाई दे। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उनकी तीव्रता क्या हो जाती है, कुछ कम। और इन्हीं लाइन में से एक का नाम अल्फा, इसी को बोला एच अल्फा, फिर दूसरे को बोला एच बीटा, तीसरे को बोले हैं एच गामा, फिर एच अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा पाई, ऐसे नाम देते चले गए। बात समझ में आ रहा है ना। तो बामर श्रेणी में कितने लाइन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 बस 6 लाइन मिलेंगे ना, ना ना, अरे इनफाइनाइट बीच में देखो यहाँ पर डाट डाट ऐसे लगा दिए, ये तो 7 के बाद डायरेक्ट इनफाइनाइट लिख दिए ना, तो ऐसे 8वें से आएगा, 9वें से आएगा, इनफाइनाइट से भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे हमको मिलेंगे, लेकिन फिर लास्ट वाले का तरंग दैर्ध्य लगभग जहां ऐसा हो जाएगा कि हमको दिखाई ना दे वहीं पर हम अपना रोक देंगे, उसके आगे कहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बामर के बारे में थोड़ा हल्का सा पढ़ना है, बाकी सबके बारे में एक ही जैसा लिखना है। इनका कब मिलेगा, इनका कब मिलेगा, इनका कब मिलेगा, इनमें सबसे मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, इनमें सबसे मैक्सिमम, सबसे न्यूमेरिकल भी इस पे आता है। तो न्यूमेरिकल बस इतना ही फार्मूला लगा के सब न्यूमेरिकल, तो दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका लास्ट हेडिंग है, ठीक है, कल हम लिखेंगे इसे। तो आज फिर यहीं तक करते हैं, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।